हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल के बारे में। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैनेजमेंट की बात आती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से काम कैसे करवाया जाए और उनको टाइम टू टाइम कैसे चेक किया जाए कि हर एम्प्लॉयज अपने काम को ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आराम से हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन 14 प्रिंसिपल के बारे में जो कि हेनरी फ्योल ने बताए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मींस काम को बांटना, कि जो भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके वर्क को उनकी एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट देना चाहिए, ताकि हर बंदा अपनी एफिशिएंसी और कैलिबर के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्शन में काम को अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर डिजाइन टीम अलग से बनाई गई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है, क्वालिटी चेकअप टीम अलग से बनाई गई है, और जब हमें लास्ट में फिनिश गुड्स मिलता है तो उसकी क्वालिटी परफेक्ट हमें मिलती है। तो वो परफेक्ट क्वालिटी हमें किस वजह से मिली? क्योंकि हमने क्या किया कि जो एम्प्लॉइज जिस चीज में स्पेशलाइज था, जिसको डिजाइन अच्छे से आता था, जो प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता था, जो क्वालिटी को चेक कर सकता था कि डिफेक्टिव आइटम कौन सी है और अनडिफेक्टिव आइटम कौन सी है, तो उनको उनके काम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में जो फिनिश्ड गुड्स की परफेक्शन थी वो हमें अच्छी मिली। पॉइंट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं कि हमारे पास ऑथोरिटी है कि वर्कर्स को हम काम दे सकते हैं, तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उस काम को हम कैसे कंप्लीट करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल्स मैनेजर है, उसके पास ऑथोरिटी है कि उसको प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन अगर उसको ये भी ऑथोरिटी है कि उसको सेल डिस्काउंट भी दे सकता है, वो किसी भी कस्टमर को अगर सेल्स देने की उसके पास ऑथोरिटी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि कंपनी का जो हमने टारगेट डिसाइड किया है कि 1000 प्रोडक्ट सेल करने हैं या फिर 2000 प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ऑथोरिटी के साथ अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो वहां पर अपनी जो टारगेट सेट किए गए थे उन टारगेट को विद इन द टाइम वो कंप्लीट करे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन। एक और प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को हम मीटअप कर सकते हैं। मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना एम्प्लॉइज 100% देगा। और वो कैसे देगा? जब एक रूल वहां पर सेट किया गया है कि आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एम्प्लॉइज अगर टाइम के बाद वहां पर एंटर करता है तो उसको अब्सेंट दिखा देना या फिर उसकी तनख्वाह काट लेना। मींस रूल कि रूल को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई ड्रेस कोड अगर वहां पर लगा रखा है तो एम्प्लॉइज अपनी ड्रेसअप में रहे और ड्रेस पहन के ही वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप लगा सकते हैं कि जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा अपनी अटेंडेंस देगा कि किस टाइम पर वो आ रहा है और किस टाइम पर जा रहा है। ये एक तरीके से वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन बना के रखने में हमें हेल्प करेगा कि टाइम पर अगर एम्प्लॉइज आया और टाइम पर वो ऑर्गेनाइजेशन से जाता है और विद इन द टाइम पीरियड उसने ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर एक एम्प्लॉय डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड में कहा कि जब भी एम्प्लॉइज को ऑर्डर मिले वो एक ही बॉस से मिले। अगर 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बना रखा है, तो या तो सुपरवाइजर ऑर्डर दे उन्हें या फिर मैनेजर ऑर्डर दे। यानी कि सुपरवाइजर अलग से ऑर्डर दे रहा है, मैनेजर उन्हें अलग टास्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करे और किसके ऑर्डर को ना फॉलो करे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज अगर सुपरवाइजर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो मैनेजर नाराज हो जाएगा, अगर मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो सुपरवाइजर नाराज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बजाय हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि जो एम्प्लॉइज है एक टाइम पर वो एक ही टास्क करे और एक ही वहां पर उनका क्या रहे, बॉस रहे, या तो मैनेजर या फिर सुपरवाइजर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन मींस जब भी एम्प्लॉइज काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक ही गोल होना चाहिए। ज्यादा अगर वो गोल सेट करके चलेगा, ज्यादा टास्क के ऊपर ध्यान देगा, तो वो अपने एक सिंगल गोल को भी अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए कि इस साल उन्हें क्या करना है, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है कि लोग उसके ब्रांड को जाने और उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन फोकस क्या है, मेन गोल क्या हुआ? ब्रांड अवेयरनेस के बारे में। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका भी मेन गोल वही होना चाहिए कि ब्रांड की अवेयरनेस को कैसे क्रिएट किया जाए, क्या क्या नए आइडिया वो वहां पर ला सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस इसमें कहा कि जो एम्प्लॉइज हैं
जो मैनेजर है या फिर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सबका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, मींस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है प्रॉफिट अर्न करना। तो हर एम्प्लॉइज का, हर मैनेजर का, हर सुपरवाइजर का यही गोल होना चाहिए। अगर एम्प्लॉइज अपने ऊपर ध्यान देता है कि उसको बस अपना टास्क कंप्लीट करना है और जो उसके आसपास के एम्प्लॉइज हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, उनको साथ लेके नहीं चलता, अगर वो टीम वर्क में काम नहीं करता, बस उसने सोचा कि उसको 10 यूनिट प्रिपेयर करनी है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, एक टीम की तरह उन्हें काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ना लेने की बजाय, कि खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना लेने की बजाय, उसको किसके ऊपर ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी हम कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। पॉइंट, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे की कमी के कारण हर एम्प्लॉइज की आप तनख्वाह काट लो। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई ओकेजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी साल, तो उस प्रॉफिट में से उन्हें बोनस देना चाहिए। कुछ स्पेशल अलाउंसेस आप एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं और वो अपनी पूरी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, फर्दर उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, उन्हें और बेनिफिट मिलेगा, डीए मिल सकता है, टीए मिल सकता है, या फिर अलाउंसेस और उन्हें मिल सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही उनका टर्नओवर भी कम होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है कि जो टॉप लेवल के हमारे मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए। कि जो बड़े लेवल के डिसीजन होते हैं कि मार्केटिंग आपको 10% और बढ़ानी है, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, तो ये वाले डिसीजन टॉप लेवल के लेते हैं मैनेजर। और जो स्मॉल लेवल के हमारे मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन चीजों को, कि जो टॉप लेवल मैनेजर ने टारगेट रखा है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि आपने एक बड़े लेवल का डिसाइड कर दिया गोल, उस गोल को अब कैसे सेट करना है, वो मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि वर्कर से क्या काम करवाना है। तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए फर्दर जो वो अब डिसीजन लेंगे, वो डिपेंड करता है मिडिल लेवल की मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर चेन। मीन्स जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक चेन में चलना चाहिए, कि सबसे पहले टॉप लेवल डिसाइड करे क्या काम करना है, फिर वो आगे कंट्रीब्यूट करे, इन्फॉर्म करे मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल इन्फॉर्म करे लोअर लेवल को, और लोअर लेवल इन्फॉर्म करे सुपरवाइजर को, फिर फर्दर जो सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉइज से काम करवाएगा। तो ऐसे एक स्केलर चेन में हम काम करते हैं कि टॉप से बॉटम जाए और बॉटम से टॉप तक हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा रहे। अगर हम सुपरवाइजर के लेवल से सीधा टॉप लेवल पर अगर मैसेज हम सेंड करेंगे, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा एम्प्लॉइज को कि किसने क्या काम बोला है। तो जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कंफ्यूज क्रिएट ना हो किसी भी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑर्डर। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हर बंदे को, मीन्स जो राइट पर्सन है उसको राइट ऑर्डर देना। ये नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और उसको फाइनेंस से रिलेटेड हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको 10 लाख के बजट के अनुसार अब यहाँ पर हर एम्प्लॉइज की सैलरी आप सेट कर दो। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर जो सैलरी हेड डिपार्टमेंट है, वही उस काम को कर सकता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के अकॉर्डिंग काम हमें सौंपना है। ये है ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल वहां पर सैलरी मेंशन करना। अगर कोई बंदा अपने फिक्स टाइम से पहले काम करता है तो उनको मोटिवेट करना। अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया टाइम से पहले, तो उनको वहां पर इंसेंटिव हम दे सकते हैं, ठीक है। फेयरनेस उनके साथ रखनी चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए वहां पर, मीन्स बायसनेस ना क्रिएट हो, इस तरीके से वहां पर इन्वायरमेंट सेटअप करना चाहिए। ये है इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। इसमें क्या कहा कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो बैंक है, स्कूल है, कंपनी है, तो उन्हें एक तरीके से वहां पर सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिलना चाहिए कि उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉल सेंटर में कोई एम्प्लॉयज काम कर सकता है, काम तो करता है, लेकिन हर 2 महीने में एम्प्लॉयज को वो चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उन्हीं का वर्कलोड बढ़ेगा कि कोई नया एम्प्लॉयज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कंपनी में, कॉल सेंटर में, तो उन्हें दोबारा से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली उन्हें बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके।
तो क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि जो एम्प्लॉइज उनके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करें, एक जॉब सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव। इसमें क्या कहा कि जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या फिर नई पॉलिसी लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें एम्प्लॉइज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट वहां से उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपको क्या आइडिया नए देने, तो एक सजेशन बॉक्स रख दो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी एम्प्लॉइज अपने नए आइडिया देना चाहता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है, तो आप सजेशन बॉक्स में आप अपना सजेशन लिख के डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कंपनी के लिए फायदा होगा, अच्छे तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। हो सकता है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सजेशन जो भी एम्प्लॉइज ने दिया है। तो इनिशिएटिव उन्हें मिलना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में उनका भी कोई योगदान है। प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, एस्पिरिट द कॉर्प, मीन्स एक टीम स्पिरिट और यूनिटी में काम करना। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम वर्क में काम किया जाता है तो आप टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम पर आपको अवेयरनेस मिलती है कि जो भी आपने डिसीजन लिए थे उन डिसीजन पर आप खरे उतरे हैं और अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक टीम जब बनकर काम करती है, उस टीम के अंदर हर एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, तो टाइम के अंदर ही रहते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए, ये थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन दे सकते हैं।